मार्केटिंग मिक्स। ऑलराइट। और चैप्टर नंबर 19 है हमारा, ये है द मार्केटिंग मिक्स। और इसके अंदर जो है वो फर्स्ट टू पीस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट एंड प्राइस। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग मिक्स को समझते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? बेसिकली आपके जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स। So marketing mix is the four key decisions that must be taken to effectively market the product. So usually marketing mix is basically the four key decisions that the marketing department takes in order to effectively market the product. और ये जो marketing mix है आपका, it consists of the four P's. Now what are the four P's? The product, the place, the price, the place and the promotion. ये चार P's आपके होते हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। और इन चारों P's के आप जो है वो डिसीजन ले रहे होते हैं in order to make your product successful in the market. So business make decisions to provide the customer with products that can be an existing one, a newly developed one, or an update to an existing one. तो बेसिकली आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट आपने एग्जैक्टली सेम बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया, कोई यूनिक चीज बना के मार्केट में लॉन्च कर दी, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाके आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो बेसिकली प्रोडक्ट इज बेसिकली द फिजिकल आइटम दैट द बिजनेस सेल्स इन द मार्केट। सही है। तो फिर उसके बाद आपकी प्रमोट प्राइस आती है। प्राइस इज बेसिकली द स्ट्रेटजीज दैट द बिजनेस यूजेस इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब प्राइसिंग डिसीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आपको राइट प्राइस सेट करनी होती है, ओनली देन योर प्रोडक्ट विल बी सोल्ड इनटू द मार्केट। सो बिजनेस मेक्स डिसीजन टू सेट अप अ राइट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, नॉट टू लो नीदर टू हाई। देन प्रमोशन होती है आपकी, दैट इज इन्फॉर्मिंग एंड कन्विंसिंग द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। And then we have the place, that is a business makes decision on how to distribute the products to the customers. तो customers तक आप प्रोडक्ट कैसे पहुंचाओगे, तो ये सारे डिसीजन आपके प्लेस के अंडर लिए जाते हैं। तो हर एक पी के अंडर उसके अपने अपने डिसीजन होते हैं। जैसे प्रोडक्ट के अंदर अभी अब पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर आप क्या क्या डिसीजन ले रहे होते हो, किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट्स को। प्राइस में हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेस में विल बी डिस्कसिंग अबाउट how you are going to distribute the product, and promotion के अंदर we are going to discuss about how you are going to promote the product. तो सबसे पहले पी को डिस्कस करते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज यूजुअली अ गुड और अ सर्विस, ठीक है। और गुड और सर्विस इज बेसिकली द एंड रिजल्ट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस और ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। आप एक होटल में चले जाएं तो होटल में आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बैंक में चले जाएं तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो बैंक का अपना प्रोडक्ट है। और अगर हम गुड की बात करें तो गुड जैसे कोई चेयर बना रहा है, कोई टेबल बना रहा है, तो बेसिकली वो आपका एक फिजिकल एट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट का। तो यूजुअली आपके या तो गुड्स होते हैं या तो सर्विसेज होती हैं। और गुड्स और सर्विसेज को आप या तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हो, या फिर प्रोड्यूसर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर क्लासिफाई करते हो। व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर प्रोडक्ट्स? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड फॉर द एंड यूजर्स। फॉर एग्जांपल जारा के लिए आप प्रोडक्ट बना, जारा जो है वो क्लोथ्स वगैरह बना रहा है फॉर द फाइनल कंज्यूमर टू वेयर। So that is basically your consumer products. Whereas industrial product or producer products are basically Caterpillar, एक कंपनी है कैट, और बेसिकली ये टूल्स एंड इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए क्रेन्स वगैरह, हैवी अर्थ मूविंग ट्रक्स वगैरह बनाती है, जो कि दूसरे बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि दूसरे बिजनेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली और मेकिंग एन इंडस्ट्रियल और प्रोड्यूसर प्रोडक्ट। जैसे स्टील मिल्स में स्टील मैन्युफैक्चर होता है और स्टील कंस्ट्रक्शन कंपनीज आपका इस्तेमाल करती हैं, तो दैट इज दे आर मेकिंग गुड्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो हेडफोन्स की अगर हम बात करें तो कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके टैंजेबल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और इनटैंजेबल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है हेडफोन्स की। तो हेडफोन्स का टैंजेबल एट्रीब्यूट क्या होगा? द डिजाइन ऑफ द हेडफोन्स, द मटेरियल क्वालिटी यूज, द साउंड क्वालिटी, द वेट एंड कंफर्ट द हेडफोन प्रोवाइड। ये चीजें आप मेजर कर सकते हो, देख सकते हो। तो टैंजेबल एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी measured, that can be seen in a product. Whereas कुछ प्रोडक्ट के इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे ब्रांड रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यूजर एक्सपीरियंस कैसा दे रहा है प्रोडक्ट, स्टेटस सिंबल, इमोशनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल का आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ पे स्टेटस सिंबल भी जो है वो एक फैक्टर होता है, जो कि इंटेंजिबल एट्रीब्यूट होता है आपके प्रोडक्ट का। तो कोई भी आप प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो यू द बिजनेस ट्राइज टू मेक श्योर दैट कि वो उसके अंदर टैंजिबल और इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स में डाले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चॉकलेट बना रहे हैं, तो उस चॉकलेट का टैंजिबल एट्रीब्यूट क्या होगा? उस चॉकलेट का टेस्ट, उस चॉकलेट की पैकेजिंग,
उस चॉकलेट की जो पैकेजिंग की क्वालिटी है वो आपका सारा टैंजिबल एट्रीब्यूट होगा। वेयर एज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट क्या होगा, जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क जो इमोशनल वैल्यू क्रिएट करता है कि हर फंक्शन में, हर ओकेशन में आप कैडबरी जो है वो शेयर कर रहे होते हो एक दूसरे से, तो वो एक इमोशनल वैल्यू क्रिएट करता है। फिर द ब्रांड नेम ऑफ कैडबरी इज रियली हाई, तो ब्रांड नेम अगर आपके बिजनेस का हाई है तो वो भी आपके प्रोडक्ट की इंटेंजिबल एट्रीब्यूट को क्रिएट करता है। तो बेसिकली टैंजिबल और इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स आपके बिजनेस को क्रिएट करने चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर, ताकि कस्टमर्स के पास सर्टेन रीजन हो टू बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देन वी टॉक अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जब आपका बिजनेस जो है वो एक कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट मार्केट में क्रिएट करता है, लॉन्च करता है मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट। और न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्म्स के लिए, आपके बिजनेसेस के लिए। वाई? बिकॉज टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट्स, आप नए प्रोडक्ट्स इसलिए डेवलप करते हो ताकि आप सेल्स और प्रॉफिट्स अपने इंक्रीज कर सको। सेकेंडली, आप नए प्रोडक्ट इसलिए भी डेवलप करते हो ताकि आप टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रही है मार्केट में उसके साथ साथ कोप अप कर सकें। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया डिड नॉट डेवलप द न्यू टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स, एंड द रीजन बिहाइंड इट्स वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड ऑफ इट्स फेलियर वाज कि उन्होंने वो चीज डेवलप नहीं करी, वर्क के साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं करी अपने प्रोडक्ट के अंदर। देन इंप्रूविंग द ब्रांड इमेज, अपने ब्रांड इमेज को भी आप इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। जाहिर सी बात है, एक नया प्रोडक्ट आप इसलिए डेवलप करते हो ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदें और उसकी एक मार्केट में ब्रांड इमेज डेवलप हो। सेकेंडली, यू ऑल्सो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स टू डेवलप ए यूएसपी। आप नए प्रोडक्ट इसलिए भी क्रिएट कर रहे हो तो ताकि आप एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट अपने प्रोडक्ट का डेवलप कर सके। So the more you develop new products, the more you research and develop into new products, the more you are able to create a USP in the product. Then you create new products to make sure that you're competing in the market, your competition remains. Then you also create new products that is to change, that is to meet the changing taste and fashion, कि customers के जो taste और fashion जो change हो रहा है तो उसको भी meet करने के लिए आप क्या करते हो, नए products को develop करते हो। Then you also develop new products because you are having excess capacity. Excess capacity is the extra or spare capacity that the business has. तो spare capacity को fulfill करने के लिए कि आपके पास कोई खाली जगह पड़ी है, वो खाली जगह को सक्सेसफुली यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है वो नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जांपल, बिजनेस के पास दो फैक्ट्रीज हैं, एक फैक्ट्री में काम हो रहा है, दूसरी फैक्ट्री खाली पड़ी है, तो दूसरी फैक्ट्री के अंदर वो कोई और सा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। एंड देन यू डाइवर्सिफाई योर रिस्क एज वेल। बेसिकली आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो कि कोई आपका प्रोडक्ट जो है वो मेच्योरिटीज, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जिसको आपको लग रहा है कि अब ये आगे जाके फेल हो जाएगा, सही है, तो आप जो है वो कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो ताकि आपका वो नया प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा चले। तो बेसिकली आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हो कि यू आर नॉट जस्ट selling to a single market or single type of consumer, you're selling to multiple markets and multiple type of consumers ताकि आपकी डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की बनी रहे मार्केट के अंदर। Now, how to make new products successful? तो यूजुअली आप जो है वो अपने नए प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं? Of course, to make a new product successful, you should ensure that they should have desirable features to satisfy the consumer wants and needs. आपके नए प्रोडक्ट को अगर आपने सक्सेसफुल बनाना है तो यू शुड मेक श्योर दैट कि आप कस्टमर के नीड और वांट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करें, अपने प्रोडक्ट में वही फीचर्स डालें जो आपके कस्टमर को चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर को वो फीचर्स नहीं मिलेंगे तो कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। सेकेंडली, इट शुड बी अफोर्डेबल। अफोर्डेबल होना चाहिए, दैट इट शुड हैव लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू मेक, ताकि आप उसकी प्राइसेस कम चार्ज करो मार्केट में। और जब आप उसकी प्राइसेस कम चार्ज करोगे मार्केट में तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल होगा मार्केट में। फिर उसके बाद बी मार्केटेड इफेक्टिवली। यू शुड मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज बीइंग मार्केटेड इफेक्टिवली। आपकी प्रमोशन जितनी अच्छी होगी, जितना कंज्यूमर को पता चलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, उतना ज्यादा जो है वो आपका प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। फिर उसके बाद है इट शुड स्टैंड आउट इन द मार्केट, सॉरी, इट शुड बी एक्सेसिबल टू द कंज्यूमर्स। बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है इट शुड बी एक्सेसिबल टू कंज्यूमर, के कंज्यूमर आराम से वो प्रोडक्ट जो है वो खरीद ले। दैट मीन्स इट शुड बी इन मेनी प्लेसेस, इट शुड बी अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोर्स, ताकि कस्टमर को आसानी से वो प्रोडक्ट मिल सके। देन इट शुड स्टैंड आउट इन द मार्केट एज वेल। आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल तब होगा जब आपका प्रोडक्ट के अंदर एक यूएसपी या डिफरेंशिएशन होगी जो कि उसको
कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट बना रही होगी. सो इफ योर प्रोडक्ट हैज अ यूएसपी, it has a differentiation, then your product will be successful in the market. So let's discuss about the product differentiation. Product differentiation होती क्या है? Product differentiation is when a business differentiates its product from the competitor's product by adding a unique feature into the product. आप कोई भी अपने प्रोडक्ट में यूनिक फीचर, मतलब ऐसा कोई फीचर डालते हो आप प्रोडक्ट के अंदर जो कि आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बना देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल के एक यूनिक फीचर की हम बात करें तो उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है, उसका iOS इज अ यूनिक फीचर दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट. मतलब आपको प्रोडक्ट यूज करने में डिफरेंस फील हो जाए. सो यूनिक सेलिंग पॉइंट इज एडिंग अ यूनिक फीचर इन द प्रोडक्ट. तो यूजुअली आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करते हो थ्रू यूनिक सेलिंग पॉइंट और क्रिएटिंग अ परसेप्शन ऑफ द कस्टमर. यूजुअली आप प्रोडक्ट को अपनी इस तरीके से प्लेस करते हो मार्केट के अंदर, या प्रोडक्ट पोजिशनिंग इस तरीके से करते हो कि आपके कस्टमर के परसेप्शन में आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होता है या डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग में एंड्रॉइड है, बाकी सारे फोन में भी एंड्रॉइड है. तो सैमसंग जो है वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा? क्या सैमसंग जो है वो कंज्यूमर के परसेप्शन में डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करता है. वो अपने फीचर्स वगैरह तो अच्छे देता है, लेकिन कैमरा तो सब में है, सही है, एंड्रॉइड भी सब में है. सो व्हाट, हाउ डज सैमसंग क्रिएट डिफ्रेंशिएशन इन द मार्केट? सैमसंग क्रिएट डिफ्रेंशिएशन इन द परसेप्शन ऑफ द मार्केट. के लोगों को वो इस तरीके से एडवर्टाइज करता है अपने प्रोडक्ट को कि लोगों को लगता है नहीं यार ये चीज डिफरेंट है. अब पेप्सी और कोक टेस्ट में 19-20 का फर्क है, दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट भी हैं. बट जो कस्टमर लॉयल होते हैं, अगर पेप्सी होगी और वो कोक पीने वाले हैं तो वो पेप्सी नहीं पियेंगे. अब जो नॉर्मल कस्टमर होगा वो तो बोलेगा ना कि यार एक ही तो है, पी ले. लेकिन वो जो लॉयल कस्टमर होगा वो बोलेगा नहीं यार क्या हो गया, एक ही थोड़ी है, उसमें ये चीज है ये चीज है. तो बेसिकली डिफरेंशिएशन आपने कैसे क्रिएट करी है? इन द कंज्यूमर परसेप्शन. क्या कंज्यूमर को किसी भी तरह ये यकीन दिलवा दो कि ये हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है, भले सेम हो, लेकिन एक बार अगर कंज्यूमर के दिमाग में यह बात बैठ गई ना कि यार ये नहीं, ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, सही है, तो फिर जो है वो कंज्यूमर के परसेप्शन से आपकी वो कोई बात हटा नहीं सकता और आपके प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन वो रहेगी. तो दिस इज ऑल्सो बिजनेसेस यूजुअली गेट डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपकी प्रमोशंस इफेक्टिव हो जाती है. जो भी आप डिस्टिंक्टिव फीचर अपने प्रोडक्ट के अंदर डालते हो उस चीज को आप प्रमोट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने गाड़ी में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई, तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को उसने प्रमोट करा कि कैसे वो चार्ज हो रही है, सारी चीजें. अब एरियल, अगर कोई अपने एरियल के ऐड देखे होंगे आपने, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, जो चीज यूनिक होती है वो चीज बताते हैं कि भाई एक को कपड़े को हमने आम पाउडर से धोया, एक को नए एरियल से धोया. और उसके बाद जो वाजे डिफरेंस है वो दिख जाता है. और क्यों दिखता है वो डिफरेंस? फिर वो बताते हैं कि हमने जो है वो ये टेक्नोलॉजी, ये डिफरेंशिएशन है, इसलिए हमारा जो है वो ज्यादा अच्छा कपड़े धो रहा है हमारा वॉशिंग पाउडर. Then it is also that if you are giving a differentiation in your product, you will be able to charge a higher price. अब एप्पल अपने सेलफोन्स के प्राइसेस हाई इसलिए रखता है बिकॉज वो डिस्टिंक्टिव फीचर दे रहा है. सैमसंग के जो ये नए फोल्ड फोन्स और जी फ्लिप फोन्स आए थे, ये काफी एक्सपेंसिव थे मार्केट में व्हेन दे वर लॉन्च्ड. व्हाई? बिकॉज दे वर गिविंग अ यूनिक फीचर. So if you're giving a unique feature in your product, so you are able to charge a premium price as well. Then free publicity as well. आपका जो भी डिस्टिंक्टिव फीचर होता है ना प्रोडक्ट के अंदर, उसको फ्री पब्लिसिटी भी मिलती है, सही है. मतलब न्यूज, सोशल मीडिया, सारी जगहों पे वो चल रहा होता है, सही है. अब जैसे टेस्ला अगर जो है वो अभी उसने रिसेंटली ड्राइवरलेस टैक्सी और ड्राइवरलेस बसेस लॉन्च करी, तो वो ड्राइवरलेस बसेस, ड्राइवरलेस टैक्सी एक यूनिक चीज है. और वो यूनिक चीज को फिर न्यूज कवरेज भी मिली, सही है. बहुत सारे ऐसे चैनल्स, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने, टेस्ला ने उनको पैसे नहीं दिए लेकिन उन्होंने भी उस चीज को बताया, उस चीज को प्रमोट करा. जैसे आपके ये रिव्यूअर्स होते हैं, अब आईफोन 16 लॉन्च होता है नया, तो सबसे पहले रिव्यूअर उसको इस्तेमाल करेगा, उसको दिखाएगा, उसको यूज करेगा कि कैसे यूज करा है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करेगा, उसको फेंकेगा, गिराएगा, आग से जलाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा. तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें फ्री की पब्लिसिटी मिलती है. एप्पल ने तो उसको पैसे नहीं दिए होंगे ये करने के, लेकिन एप्पल जो है वो उसको फ्री पब्लिसिटी मिल रही है बाय दिस. देन हायर सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल. द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज दैट कि आपको अपने प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है. एंड लास्टली, कस्टमर्स आर विलिंग टू बी एसोसिएटेड विद द ब्रांड. यूजुअली क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है, सही है, अगर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देते हो तो कस्टमर अपनी एसोसिएशन दिखाना चाहते हैं उस ब्रांड के साथ कि हम भी, मैं भी जो है वो ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो यूजुअली व्हेन द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, कस्टमर्स ट्राई टू
get themselves associated with the brand image or brand name, ताकि उनको उनका भी जो है वो differentiation feel आए. These are the benefits of using product differentiation. However, disadvantage क्या है? Research and development costs are higher. Whenever you are developing a different feature in your product, whenever you're developing a product differentiation in your product, there is research and development cost. You need skilled labor. आपको नए आइडियाज लाने के लिए, डिफरेंशिएशन लाने के लिए नया लेबर चाहिए होगा. तो स्किल्ड लेबर काफी एक्सपेंसिव हो सकता है एंड माइट नॉट इंक्रीज द सेल्स एज द यूनिक फीचर माइट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द कस्टमर. ऑटो ड्राइविंग यूजुअली आज तक एक फीचर तो है, लेकिन कस्टमर जो है वो यूनिक फीचर है, लेकिन कस्टमर जो है वो उसको शायद यूज नहीं कर सकते या उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. तो आपको यूनिक फीचर ऐसा दो जो कि इस्तेमाल नहीं होता. अब शहर में आप गाड़ी चला रहे हो, क्रूज कंट्रोल गाड़ी रखी हुई है आपने, क्रूज कंट्रोल शहर में थोड़ी इस्तेमाल होता है. हर बार आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, हर बार आपको ब्रेक लगाना पड़ता है. तो बेसिकली आप कोई ऐसा यूनिक फीचर दो जो कि आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट तो कर रहा है, लेकिन कस्टमर को वो इस्तेमाल करना नहीं आता, या कस्टमर के इस्तेमाल में वो यूनिक फीचर अगर नहीं है, तो फिर तो वो यूनिक फीचर आपका बेकार हो जाएगा और वो कस्टमर को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा टू परचेज द प्रोडक्ट. So these can be the disadvantages. Moving on to the difference between the product and a brand. प्रोडक्ट में और ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली ब्रांडिंग इज एन आइडेंटिटी एंड प्रोडक्ट इज जनरली हर कोई ये प्रोडक्ट बना रहा होता है, या प्रोडक्ट जो है वो इज द जनरल टर्म दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. जैसे अब स्मार्टफोन है, फोन है, तो बेसिकली वो क्या है आपका प्रोडक्ट. एप्पल का फोन है, दैट इज एप्पल जो लग गया उसके साथ, वो क्या है उसकी ब्रांडिंग. शूज है, जूते हैं, सही है, लेकिन नाइकी के जूते हैं, दैट इज बेसिकली ब्रांडिंग. तो अ प्रोडक्ट इज a general term used to describe the nature of what is being sold, whereas a brand is a distinguished name or symbol given to a product that differentiates one manufacturer from another. तो ब्रांड नेम और ब्रांडिंग देना आपके प्रोडक्ट को काफी ज्यादा जरूरी है. यूजुअली आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो अचीव करते हो, वो कैसे अचीव करते हो? थ्रू ब्रांडिंग एज वेल. कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट नाम, डिफरेंट लोगो, डिफरेंट आइडेंटिटी देके ये करते हो कि आप डिफरेंट नाम, डिफरेंट आइडेंटिटी देके अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटेड बना लेते हो. दैट इज कि आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. मूविंग ऑन टू ब्रांड पोजिशनिंग. अब ब्रांड पोजिशनिंग क्या होती है? ब्रांड पोजिशनिंग इज दैट हाउ यू पोजिशन योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल एप्पल. अब एप्पल अगर चाहता तो मार्केट में कंपटीशन जब आ रहा था, तो मार्केट में कंपटीशन आने के लिए वो अपने भी प्राइसेस लोअर चार्ज कर सकता था, सही है, अपने भी प्राइसेस वो कम कर सकता था, लेकिन उसने प्राइसेस कम नहीं करे. व्हाई? बिकॉज उसने अपने ब्रांड को पोजीशन इस तरीके से करा हुआ मार्केट में कि वो जो लोग हैं वो दे आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर इट. सो बेसिकली ब्रांड पोजीशनिंग यूजुअली होती है जैसे ये अपर क्लास का प्रोडक्ट है, या मिडिल क्लास का प्रोडक्ट है, या लोअर क्लास का प्रोडक्ट है. तो ये तो एप्पल जो है वो यूजुअली जो है वो हायर एंड या ऐसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं कि बिजनेसमैन वगैरह अपने आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दैट क्रिएट्स अ ब्रांड पोजिशनिंग दैट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक हाई एंड प्रोडक्ट है जिसको हाई एंड कंज्यूमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं. इस तरह जैसे पेप्सी है. अब पेप्सी जो है वो अपने आप को अपनी ब्रांडिंग कैसे करता है? अब पेप्सी, डाइट पेप्सी को किस तरीके से ब्रांड पोजिशनिंग होती है? डाइट पेप्सी है जिसको डायबिटीज है, जिसको डाइट पीना है, जिसको शुगर फ्री ड्रिंक पीनी है, तो वो डाइट पेप्सी पी सकता है. दैट इज द डाइट पेप्सी ब्रांड पोजिशनिंग. कि वो पेप्सी को तो नॉर्मल पोजिशनिंग, वो मेजर मास लेवल पे पोजीशन कर रहे हैं उसको कि ये सब पी सकते हैं, लेकिन डाइट पेप्सी को उन्होंने पोजीशन करा इस तरीके से कि उसका यूनिक फीचर हाईलाइट करा कि ये जो है वो शुगर फ्री है, तो ये लोग जो है वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं जो डायबिटीज है, जो कि वेट लूज करना चाहते हैं. तो बेसिकली इस तरीके से जब आप अपने ब्रांड को पोजिशन करते हो तो इट इज अकॉर्डिंग टू द यूजेज दैट हाउ यू गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इफ यू वांट to use that product to lose your weight, so that is basically your पेप्सी. पेप्सीज ब्रांड पोजिशनिंग. ब्रांड पोजिशनिंग जो है वो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मार्केट में आप जब अपने ब्रांड को पोजीशन करते हो उसी हिसाब से फिर आपकी प्राइसिंग वगैरह भी सेट होती है. अगर आप अपने ब्रांड को हाई एंड पे पोजीशन कर रहे हो, सही है, तो दैट मींस यू आर गोइंग टू चार्ज अ हायर प्राइस. जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने बहुत एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट खोला, सही है, वहां पे आप स्टेक वगैरह ये सारी चीजें सेल कर रहे हो, और वो एक ऐसी जगह पे आपने उसको ऐसी जगह पे खोला है, वो एरिया महंगा है, तो वहां पे आप अपने मेन्यू की प्राइसेस सस्ती नहीं रखेंगे, आप अपने मेन्यू की प्राइसेस महंगी रखेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को पोजीशन ही उस जगह पे किया है, उस मॉल में किया है कि वहां पे सारे हाई एंड कस्टमर्स हैं, हाई एंड
high pairs है, तो why not you charge a higher price? All right. Moving on to another concept in the product, that is product portfolio analysis. A product portfolio क्या होता है? Product portfolio is basically the range of products that the business is selling in the market. Basically portfolio कहते हैं आपकी प्रोफाइल को यूजुअली, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज बेसिकली कि एक बिजनेस की क्या प्रोडक्ट की प्रोफाइल है, कि बेसिकली बिजनेस जो है वो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहा है. So analyzing the range of existing product of a business to help allocate resources effectively between them is known as product portfolio analysis. So product portfolio is the range of products, and उसको जब आप एनालाइज करते हो कि आपके प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस. और यूजुअली जो आप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज कर रहे होते हो, तो यूजुअली दो टेक्निक से इस्तेमाल हो रही होती है कि आपके सेवरल प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रहे हैं, और उन प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस आपने देखनी है कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेज पे है, क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी सेल्स क्या है. सो टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप जो है वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो, जिसमें आती है सबसे पहली टेक्निक, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द पैटर्न ऑफ सेल रिकॉर्डेड बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स लॉन्च टू विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट. बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपके प्रोडक्ट के लिए सेल्स रिकॉर्ड करती है कि आपकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो उसके इंट्रोडक्शन से लेके उसके डिक्लाइन तक कैसी रहेगी थ्रू आउट द मार्केट. तो यूजुअली आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, जहाँ पे वाई एक्सिस पे आप लेते हो सेल्स, और एक्स एक्सिस पे लेते हो आप स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल और द टाइम पीरियड. और यूजुअली आपको जो प्रोडक्ट होता है सेल्स, वो हर एक स्टेज पे डिफरेंट सेल्स रखता है. जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप देखें तो सेल्स आर रिलेटिवली लोअर, बट ग्रोथ स्टेज पे योर सेल्स स्टार्ट्स टू इंक्रीज, whereas maturity stage पे your sales become constant, and at decline stage your sales start to decline. तो यूजुअली आपकी जो सेल्स होती हैं प्रोडक्ट की, वो अपने स्टेज के हिसाब से चल रही होती है कि whenever the product is at the introduction stage the sales will be relatively lower, but when the product will start growing, तो आपकी ग्रोथ में क्या होगा कि सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी. And once the sales starts to become constant, then you have maturity and saturation stage. और फिर उसके बाद जब सेल्स आपकी गिरना शुरू हो जाती है, then you enter into a decline stage. So this is your product life cycle. और यूजुअली अपने मेच्योरिटी स्टेज को बढ़ाने के लिए और डिक्लाइन स्टेज से बचने के लिए बिजनेस इस्तेमाल करता है एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज, दैट इज टू एक्सटेंड द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट. कि आप अपने मेच्योरिटी स्टेज को थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हो ताकि प्रोडक्ट डिक्लाइन पे ना जाए, बल्कि थोड़ी बहुत और जो है वो सेल्स करके आपको दे दे. सो दिस इज योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. और यूजुअली हर एक स्टेज जो है वो प्रोडक्ट का खास होता है, क्योंकि हर एक स्टेज में आपके मार्केटिंग मिक्स के डिसीजन भी उसी स्टेज के हिसाब से लिए जा रहे होते हैं. मतलब अगर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे होगा, सो व्हाट प्राइस यू आर गोइंग टू सेट, व्हाट प्रमोशन यू आर गोइंग टू सेट, व्हाट प्लेस यू आर गोइंग टू सेट, बेसिकली ये आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका बताता है. तो यूजुअली मैनेजर जब अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनाते हैं, तो उसमें ये चारों स्टेज अभी मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है कि इट इज अ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो सेल्स आर यूजुअली लोअर, हाउएवर द बिजनेस प्रमोट्स द प्रोडक्ट रियली हाई टू इंक्रीज द सेल्स. ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, प्रोडक्ट जो है वो हाईली प्रमोट होता है, कस्टमर्स जो है वो प्रोडक्ट को बहुत अच्छी से रिसीव करते हैं, दैट मीन्स दे आर बाइंग दैट प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट the sales keep on increasing until it reaches the highest level. Then we have the maturity or saturation stage. Maturity stage होता है जहाँ पे sales आपकी constant हो जाती हैं, और business जो है वो consistently एक particular pace पे अपनी sales जो है वो कर रहा होता है, and कभी भी उसके ऊपर decline आ सकता है. And decline stage is when the product maturity periods end, और product जो है वो market में से जो है वो customer की या तो taste change हो गया, fashion change हो गया, और लोग जो है वो अपनी सेल्स अब इस प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे, एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट स्टार्ट टू डिक्लाइन इन सेल्स. तो प्रोडक्ट जो है वो उसकी सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. तो ऐसी सिचुएशन में हर एक स्टेज पे आपका मार्केटिंग मिक्स क्या रहेगा? तो मार्केटिंग मिक्स थ्रू आउट द पीएलसी, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं समझेगा उसको, ठीक है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है. सो मार्केटिंग मिक्स थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेसिकली, सबसे पहले तो प्रोडक्ट, आपका इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिक वेरिएंट, बेसिक वर्जन आप लॉन्च करते हो एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, जस्ट टू लेट द पीपल नो अबाउट योर प्रोडक्ट. जैसे आपने कोई नई चॉकलेट लॉन्च करी, तो उस नई चॉकलेट का एक बेसिक फ्लेवर आपने लॉन्च करा,
दैट इज द बेसिक फ्लेवर कि आपने सोचा था इस तरीके की आप चॉकलेट बनाएंगे। प्राइसिंग के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। व्हेन देयर इज कंपटीशन यू चार्ज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, व्हेन देयर इज नो कंपटीशन यू चार्ज प्राइस स्कीमिंग। व्हाट आर दीज टू स्ट्रेटजीज? जब कंपटीशन ज्यादा होता है मार्केट के अंदर तो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग चार्ज करते हो, दैट इज टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर मार्केट। आपने प्राइसेस लोअर रखनी होती हैं सो दैट यू एंटर इनटू कंपेटिटिव मार्केट एंड अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स। वेयर एज प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है? प्राइस स्कीमिंग में देयर इज नो कंपटीशन। प्राइस स्कीमिंग में होता यह है कि आप जो है वो प्राइसेस बहुत ज्यादा चार्ज करते हो क्योंकि मार्केट में कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। तो मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता तो इसलिए आप प्राइसेस जो है वो अपनी हायर चार्ज करते हो सो दैट यू आर एबल टू सेल मोर एंड अर्न मोर इन द मार्केट। यूजुअली इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो प्रमोशन इस्तेमाल करता है बिजनेस, वो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल करता है क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट अभी मार्केट में नया है तो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है। सो दैट इज व्हाई इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड। Then the place has limited availability as more and more retailers don't know about your product, so they find a risk in keeping your product in their shop. तो यूजुअली रिटेलर्स आपके प्रोडक्ट को स्टोर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये रिस्की हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं मार्केट में। तो यूजुअली देयर इज वेरी लिमिटेड अवेलेबिलिटी। देन द प्रोडक्ट एंटर्स व्हेन द प्रोडक्ट एंटर्स इनटू द ग्रोथ स्टेज, आपके चारों डिसीजन चेंज हो जाते हैं। प्रोडक्ट के अंदर आप नए वर्जन, नए कलर्स वगैरह लेकर आ जाते हो। प्राइसिंग में आप कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्योंकि अब तक अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं था तो कंपटीशन आ जाता है। या तो आपने मार्केट में एंटर होने के लिए लो प्राइसेस सेट करे थे लेकिन आपने अब ग्रेजुअली वो प्राइस बढ़ा दिया और कॉम्पिटिटर के बराबर पे ले आए, तो यूजुअली आप कंपेटिटिव प्राइसिंग स्टार्ट कर देते हो। प्रमोशन में यू स्टार्ट परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। आप अपने प्रोडक्ट की एक ब्रांड इमेज डेवलप करने की कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज डेवलप करें। सो यू स्टार्ट persuading customers to buy the product and you try to make them brand loyal as well. And fourth is basically place that is increased availability, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे है, लोग डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे। देन वी हैव मैच्योरिटी एंड सैचुरेशन स्टेज। मैच्योरिटी और सैचुरेशन स्टेज में आप क्या करते हो? प्रोडक्ट के न्यूअर वर्जन बनाते हो, नई अपडेट्स लेकर आते हो प्रोडक्ट के अंदर। प्राइस आपकी कंपेटिटिव होती है। प्रमोशन जो है वो आपकी डिस्काउंट कार्ड्स वगैरह जो है वो आप कस्टमर लॉयल्टी कार्ड्स जो है वो स्टार्ट कर देते हो, जिसमें आपकी कस्टमर लॉयल्टी को आप इंक्रीज करने की कोशिश करते हो और साथ ही साथ अपनी ब्रांड इमेज को हायर करने की कोशिश करते हो। क्योंकि आपको पता है मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन स्टेज है, तो यूजुअली आप कस्टमर को अपना लॉयल बना देते हो ताकि कस्टमर आपसे ही प्रोडक्ट खरीदे। एंड देन कम्स योर प्लेस। प्लेस इज बेसिकली द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटलेट्स और अवेलेबिलिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट अब पॉपुलर हो गया है मार्केट में, उसने ग्रोथ भी देख लिया, वो कंसिस्टेंटली उसी पेस पे सेल हो रहा है। तो लोग जो है वो रिटेलर जो है वो आपके प्रोडक्ट को बार बार ऑर्डर करते हैं और उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। सो यू हैव मैक्सिमम अवेलेबिलिटी एंड यू ट्राई टू डेवलप एंड सेल द प्रोडक्ट ऑनलाइन एज वेल। और डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है? डिक्लाइन स्टेज में आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है सेल्स उसकी, तो आपकी पैकेजिंग चेंज वगैरह आप करते हो प्रोडक्ट के अंदर थोड़े बहुत, और कोई नया वर्जन नहीं निकालते बल्कि थोड़ी बहुत एक्सटेंशन स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हो और प्रोडक्ट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आ जाते हो। प्राइसिंग में आप बहुत लो प्राइस चार्ज करते हो ताकि आप मार्केट को क्लियर कर सको। प्रमोशन में आप बाय वन गेट वन फ्री और डिस्काउंट्स वगैरह लगा देते हो। और प्लेस में आप नए आउटलेट्स पे अपना प्रोडक्ट नहीं रखवाते और एग्जिस्टिंग आउटलेट्स पे भी नए प्रोडक्ट्स भिजवाते हो, बल्कि पुराने प्रोडक्ट जो है वो आप भिजवाना बंद कर देते हो। सो द एग्जिस्टिंग आउटलेट्स क्लियर द स्टॉक। तो एग्जिस्टिंग आउटलेट्स पे जहाँ पे ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट मिल रहा है वहां पे आप नए प्रोडक्ट्स नहीं भिजवाते बल्कि वो जो पुराना स्टॉक रखा हुआ होता है उसको कोशिश करते हो कि वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ पीएलसी? अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है उसका फायदा ये होता है कि सबसे पहले तो इट असिस्ट द बिजनेस विद द मार्केटिंग मिक्स डिसीजन एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। अभी जैसे हमने पढ़ा कि हर एक स्टेज पे आपका जो मार्केटिंग मिक्स के डिसीजंस है वो डिफरेंट है। मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के जो डिसीजंस है वो मार्केटिंग मिक्स के हिसाब से लिए जा रहे होते हैं, सॉरी आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से लिए जा रहे होते हैं। तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट अगर इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो उसका मार्केटिंग मिक्स का डिसीजंस उसी हिसाब से होंगे। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ स्टेज पे है तो उसी हिसाब से उसके मार्केटिंग मिक्स डिसीजन लिए जा रहे होंगे। सो इट असिस्ट द मैनेजर्स इन टेकिंग द मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस। सेकेंडली, इट अलाउज द बिजनेस टू प्लान फॉर द राइट टाइम टू लॉन्च द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट जो है वो मेच्योरिटी स्टेज पे है, सो यू नो दैट मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन आएगा। सो इट गिव्स अ सिग्नल टू द मैनेजर दैट नाउ दे मस्ट इंश्योर दे मस्ट लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द
मार्केट। तो बेसिकली ये मैनेजर्स को हेल्प करता है इन डिसाइडिंग व्हेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक ग्रोथ स्टेज पे नया प्रोडक्ट लॉन्च करा जाए, या जब आपका पुराना प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज पे, तब जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करा जाए नया। सो इट हेल्प्स यू डिसाइड दिस एज वेल। फिर उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ पीएलसी। लिमिटेशंस क्या है? इट इज बेस्ड ऑन पास्ट और करंट सेल्स डेटा। फ्यूचर में सेल्स कितनी होंगी वो नहीं बता रहा होता। सेकेंडली, सेल्स could quickly go down and there might be no time to use extension strategies. अक्सर क्या होता है कि कभी कभार आपका मेच्योरिटी पीरियड ज्यादा अरसे नहीं चलता, ग्रोथ के बाद फॉरन डिक्लाइन आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको टाइम ही नहीं मिला कि आप एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सको, क्योंकि एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आप एक मेच्योरिटी पीरियड में हो, ताकि आपको टाइम मिले टू ब्रिंग चेंजेस टू द प्रोडक्ट। बट फॉरन ग्रोथ के बाद अगर डिक्लाइन आ जाएगा, देन यू विल नॉट हैव टाइम टू यूज एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज। So what are extension strategies? Extension strategies are the strategies that lengthen the maturity period as the product does not enter the decline stage. तो अपने maturity period को बढ़ाने के लिए business क्या इस्तेमाल करता है? Extension strategies, such as exporting the products into a new market. आप export start कर दो product की, जैसे सुजुकी का मेहरान का जो मॉडल था वो दुनिया भर में जो है वो खत्म हो गया था, लेकिन फिर वो पाकिस्तान में एज अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। तो सुजुकी ने अपने प्रोडक्ट की डिक्लाइन को कम करने के लिए उसको किसी नई मार्केट में लॉन्च कर दिया। रीपैकेजिंग एंड रीलॉन्चिंग द प्रोडक्ट। रीपैकेजिंग करके रीलॉन्च, जैसे कोकोमो इतना पुराना प्रोडक्ट चल रहा है, पेप्सी इतना पुराना प्रोडक्ट चल रहा है, आप देखो हर अरसे बाद पेप्सी जो है वो अपनी पैकेजिंग चेंज कर देगा, अपनी बॉटल का डिजाइन चेंज कर देगा, कैन का डिजाइन चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि वो रीपैकेजिंग और रीलॉन्चिंग करके अपने प्रोडक्ट की मेच्योरिटी पीरियड को बढ़ा रहे हैं। एंड फाइंडिंग न्यू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। आप नए यूजेस निकाल लो प्रोडक्ट के, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फर्नीचर जो हैबिट वगैरह है, बेसिकली ये फर्नीचर डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि फर्नीचर जो है वो एक चीज से ज्यादा इस्तेमाल हो। जैसे एक सोफा है, अब वो सोफा जो है वो आपका बेड भी बन जाते हैं, तो रात में आप कंफर्टेबली वगैरह मूवी वगैरह अपने लिविंग रूम में आराम से बैठ के देख सकते हैं। फिर वो दोबारा कोई गेस्ट वगैरह आ गया, आपने उसको दोबारा सोफा बना दिया। तो बेसिकली इस तरीके से आप प्रोडक्ट के नए यूजेस निकाल दें, सही है। तो नए प्रोडक्ट के जब यूजेस निकलेंगे तो उससे जो है वो प्रोडक्ट की यूजेज ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से प्रोडक्ट ज्यादा खरीदा जाएगा। Then we have another technique to analyze the performance of the product, that is Boston Matrix. अब Boston Matrix क्या होता है? Boston Matrix is a tool to analyze the existing product portfolio and what future strategies should a business take regarding the particular product. तो Boston Matrix एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि आपके मार्केट शेयर और आपके प्रोडक्ट के मार्केट शेयर और आपके प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ को कंपेयर करता है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ हाई है या लो है, या फिर आपके मार्केट शेयर हाई या लो है। और फिर उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट की वो स्टैंडिंग बताते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कहाँ पे फॉल कर रहा है, एंड व्हाट स्ट्रेटेजी शुड बी यूज विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को समझते हैं। इन दिस मैट्रिक्स यू कैन सी दैट इन ऑन वन साइड आई हैव टेकन मार्केट ग्रोथ एंड द अदर साइड आई हैव टेकन मार्केट शेयर। और मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर क्या होते हैं? मार्केट ग्रोथ इज बेसिकली कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट ग्रो हो रही है, दैट मींस मोर एंड मोर कस्टमर्स आर एंटरिंग इनटू दिस मार्केट और नॉट। एंड सेकेंडली मार्केट शेयर इज बेसिकली कि कितनी मार्केट, कितनी परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। सो इफ इट इज हाई दैट मींस यू हैव अ हायर मार्केट शेयर कंपेयर टू अदर फर्म्स, एंड इफ इट इज लो दैट मींस के कंपेयर टू अदर फर्म्स आपका जो मार्केट शेयर है वो कम है। और जब ये आप मैट्रिक्स बनाते हो तो यूजुअली आपके पास चार कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट आती है। देयर इज अ स्टार प्रोडक्ट, अ कैश काउ प्रोडक्ट, अ प्रॉब्लम चाइल्ड एंड अ डॉग प्रोडक्ट। अब ये चार कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है? बेसिकली इफ योर प्रोडक्ट इज selling very high in the market and more people are willing to buy this product and more people are entering into the market to buy the product, this is basically a star product. तो स्टार प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट होता है आपका जो कि ज्यादा से ज्यादा सेल होता है मार्केट के अंदर और ज्यादा से ज्यादा खरीदा भी जा रहा होता है। So more and more people are demanding this particular product and more people are buying this product. So this product is known as a star product. जैसे पेप्सी का जो कोला है उनकी, तो दैट कैन बी वी कैन से दैट इट इज अ स्टार प्रोडक्ट, क्योंकि पेप्सी जाना ही उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो इसका एक हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कैश काउ की बात करते हैं। कैश काउ is basically a product where people know about this particular product. लोगों को पता है इस प्रोडक्ट के बारे में,
और लेकिन लोग इसको फिर भी खरीद रहे होते हैं, दैट मींस इट मेंटेन्स अ हाई मार्केट शेयर। जैसे पेप्सी का एक प्रोडक्ट है एक्वाफिना। अब एक्वाफिना क्या है, पानी है, लोगों को पता है इस बारे में। तो ये कोई भी नया आता है मार्केट में, उसको पता होता है ये पानी है, ये खरीदना है, तो ये पीने के लिए। सो देर इज नो न्यू थिंग इन दैट, राइट। सो इसकी मार्केट ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती, वेर एज मार्केट शेयर इसका हाई होता है कि लोग इसको खरीदते जरूर है। सही है। सो यू एक्वाफिना विल फॉल एज अ कैश काउ, कि ये कमा के देता है बिजनेस को ज्यादा, और बिजनेस को इसकी प्रमोशन वगैरह पे इतना पैसा खर्च करना नहीं होता। देन वी हैव प्रॉब्लम चाइल्ड, या क्वेश्चन मार्क भी इसको हम कहते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपके वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मार्केट ग्रोथ तो हाई होती है, दैट मोर एंड मोर पीपल नो अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट नो वन इज बाइंग इट, दैट मीन्स द मार्केट शेयर इज लो। शायद कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, इसलिए ये मार्केट में बिक नहीं रहा। तो लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता है, बट पीपल आर नॉट बाइंग दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू बहुत कम लोग खरीदते हैं, हर कोई माउंटेन ड्यू प्रेफर नहीं करता। इट कैन बी ड्यू टू द टेस्ट, इट कैन बी ड्यू टू द कलर, इट कैन बी ड्यू टू द ब्रांड पोजिशनिंग ऑफ इट, कि सिर्फ लड़कों के लिए उसको पोजिशन किया हुआ है, कि जो एडवेंचरस होते हैं जो लोग, सिर्फ उनके लिए वो प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट किया हुआ है। तो यूजुअली वो उसको लोग जानते तो हैं, हर कोई उसके बारे में जानता जरूर है, लेकिन उसको खरीदते बहुत कम लोग हैं, तो इट हैज अ लोअर मार्केट शेयर। एंड देन वी हैव डॉग प्रोडक्ट। डॉग प्रोडक्ट होता है जहाँ पे आपकी मार्केट ग्रोथ भी लो होती है और मार्केट शेयर भी आपका लो होता है। दैट मीन्स people don't want to buy this product, neither the people want to enter in this particular market। तो इस मार्केट का डिक्लाइन हो रहा होता है। तो अब ये चार कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो इन चारों के साथ क्या स्ट्रैटेजी आपने इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी ऑफ योर प्रोडक्ट इज अ स्टार, so you should use a holding strategy with it। And what is a holding strategy? Continue the star product and help them maintain the good market position by marketing the product well। आप प्रोडक्ट की प्रमोशन करते रहें, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बनाते रहे। जैसे पेप्सी के ऐड आप लोग देखते रहते हैं, बिल बोर्ड वगैरह पे लगे हुए हैं, पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सर करा हुआ है, जब भी पाकिस्तान टीम मैच खेलती है तो स्पॉन्सर आपका पेप्सी का हाईलाइट हो रहा होता है, पेप्सी के ऐड चल रहे होते हैं, क्रिकेटर्स को लेकर आ जाते हैं, कभी सेलिब्रिटीज को लेकर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपका प्रमोशन है। तो स्टार प्रोडक्ट की आप पोजीशन को होल्ड करके रखो, दैट इज कीप और प्रमोटिंग द प्रोडक्ट वेल, ताकि वो प्रोडक्ट अपनी सेल्स को मेंटेन कर सके। देन वी हैव कैश काउस। कैश काउस के साथ आप क्या इस्तेमाल करो, मिल्किंग स्ट्रेटेजी। जो आपके प्रोडक्ट कैश काउस में फॉल हो रहे हैं, जैसे कि एक्वाफिना, तो उसके साथ आप मिल्किंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करो। इसकी प्रमोशन पे इतना पैसा नहीं लगाओ, एक एक आध ऐड चला दिया आपने। जैसे एक्वाफिना के ऐड आते हैं कि भाई वो गैलन वगैरह और कितने वेरिएंट्स में मिलता है, सिर्फ वो बताने के लिए कि आप उसको मार्केट से खरीद भी सकते हो सिंगल बॉटल में, आप उसको 5 लीटर वाली बॉटल भी खरीद सकते हो, या उसका गैलन आप घर पे भी मंगवा सकते हो। तो बस इतना ऐड आएगा, जस्ट टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स वेरिएंट्स, दैट्स इट। बाकी पूरे साल प्रमोशन नहीं होगी, लेकिन बिकेगा जरूर, सेल उसकी ज्यादा होगी। तो इसको कहते हैं मिल्किंग स्ट्रैटेजी। जैसे एक गाय है, तो गाय खाती कम है, कम सस्ता खाना खाती है, लेकिन आपको वो दूध प्रोवाइड करती है और वो दूध मार्केट में ज्यादा एक्सपेंसिव सेल होता है। तो बेसिकली गाय पे खर्चा आप कम करते हो, लेकिन गाय आपको कमा के ज्यादा देती है। तो इसी तरह कैश काउस प्रोडक्ट होते हैं, कि ये प्रोडक्ट पे आपने खर्चा कम करना है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो आपको कमा के ज्यादा देगा। So milking strategy is taking positive cash flows from these well-established products and investing them in other products in the portfolio. Then we have question marks. Question marks आपके प्रोडक्ट होते हैं कि इनके साथ करना क्या है। So इनके साथ आप क्या करो, बिल्डिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करो। You try to bring changes। आप ब्रांड पोजिशनिंग डिफरेंट करो, आप पैकेजिंग चेंज करो। कॉम्पिटिटर अगर बेहतर कोई चीज कर रहा है, आप उसको कॉपी करो, या उससे बेहतर करने की करो चीज। तो आप क्या करो, इस पर बिल्डिंग करो। दैट इज सपोर्टिंग द क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स by promoting or bringing changes to it, so that they are able to gain a higher market share and move to a star product। तो क्वेश्चन मार्क को आप कोशिश करो कि इसको बिल्ड करो इनटू अ स्टार प्रोडक्ट। एंड देन वी हैव डॉग्स। डॉग्स क्या होते हैं, बेसिकली फारिक प्रोडक्ट होते हैं ये आपके, जो मार्केट में चल ही नहीं रही है प्रोडक्ट। तो इनके साथ आप क्या करो, डाइवेस्टिंग स्ट्रेटेजी। इन पे पैसा लगाना बेकार है, इनको बंद कर दो। So worst performing products stop producing these products and instead research and development into new product। So instead of promoting this product,
मेकिंग द यूनिट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इसको बंद ही कर दो तो अच्छा है। और इसको बंद करने के बाद वो पैसा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाओ इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो दीज आर योर strategies that you can use to improve your product। तो ये आपके बॉशर मैट्रिक्स क्या करता है, बॉशर मैट्रिक्स आपके प्रोडक्ट्स की पोजीशन को हाईलाइट करता है कि प्रोडक्ट वेदर इट इज अ स्टार, वेदर इट इज अ कैश काउ, वेदर इट इज अ प्रॉब्लम चाइल्ड और क्वेश्चन मार्क, और इट इज अ टॉप प्रोडक्ट। और उस हिसाब से वो फिर आपको स्ट्रेटेजी गाइड करता है कि क्या स्ट्रेटेजी आपने इस्तेमाल करनी है। सो द बेनिफिट ऑफ बॉस्टन मैट्रिक्स इज दैट it analyzes the current performance and position of existing product portfolios। करंटली प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो चीज एनालाइज करके आपको बता देता है कि वेदर इट इज अ स्टार प्रोडक्ट, वेदर इट इज अ क्वेश्चन मार्क, वेदर इट इज अ कैश का और अ डॉग प्रोडक्ट। सेकेंडली इट हेल्प्स टू टेक प्लानिंग एक्शंस ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे अपने एक्शंस प्लान कर सकते हो कि बेसिकली what strategy you're going to implement on a star product, what strategy you're going to implement on a cash cow or a dog product, and it also helps you to develop new products क्योंकि ये डॉग प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर देता है और ये आपको बताता है कि स्टार में कितने आपके प्रोडक्ट हैं, क्वेश्चन मार्क में कितने हैं आपके प्रोडक्ट, कितने कैश काउज हैं और कितने प्रोडक्ट डॉग्स में। तो बेसिकली यू आर एबल टू मेक वेदर यू आर गोइंग टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स और नॉट। तो डॉग प्रोडक्ट बता के ये आपको बता देता है कि कितने प्रोडक्ट आपने बंद करने, तो वो प्रोडक्ट आप बंद करके नए प्रोडक्ट्स उसकी जगह पे डेवलप करना शुरू कर देते हो। हाउएवर ड्रॉबैक्स क्या है इसके कि इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड मार्केट रिसर्च। आपको प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ और मार्केट रिसर्च की इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए होती है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। क्योंकि मार्केट रिसर्च यूजुअली आप पूरी मार्केट में थोड़ी कर रहे होते हो, आप सैंपल पे क्रिएट कर रहे होते हो, और अगर आपने गलत सैंपल जो है वो ले लिया तो उस हिसाब से आपकी जो एनालिसिस है ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इट कैन बी मिसलीडिंग। ओनली अ प्लानिंग टूल, ये भी आपका क्या है, एक प्लानिंग टूल है। इट डज नॉट गारंटी अ सक्सेस कि ये जो स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ये सक्सेसफुल होगी या नहीं। यह बता दो जरूर देगा आपको क्या स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करो, लेकिन अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क में ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आओ, लेकिन क्या चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे जिसकी वजह से प्रोडक्ट हिट होगा, ये चीज नहीं बता रही। तो वो मैनेजर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करो सो यू शुड आल्सो इंश्योर दैट यू हैव एक्सपीरियंस मैनेजर्स विद यू। एंड thirdly, Boston Matrix only compares two factors, that is market growth and market share। कि प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर की वजह से ही सक्सेसफुल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। देयर आर अदर फीचर्स एज वेल, देयर आर द एट्रीब्यूट्स, tangible and intangible attributes of the product as well that makes the product successful in the market। तो ये Boston Matrix एक लिमिटेड एनालिसिस करके दे रहा है आपको, दैट इज ओनली अकॉर्डिंग टू द मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर, एंड इट इज नॉट कंसिडरिंग द अदर फैक्टर्स। तो दूसरे फैक्टर्स को वो कंसिडर नहीं कर रहा, तो दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना लाजिम है। सो दीज आर योर टू techniques that the business uses in order to analyze the product portfolio, that is your Boston Matrix and product life cycle। तो यहां तक हम लोग रखते हैं अपनी क्लास आज, दैट इज प्रोडक्ट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर सेकंड पी पढ़ेंगे, दैट इज प्राइस। एनी क्वेश्चन गाइस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग।